वॉइस आ रहा है ना मेरा सबको? जल्दी जल्दी एक बार कंफर्मेशन दे दो। वॉइस आ रहा है सबको? ठीक है, वो थोड़ा स्टोरेज खत्म हो गया था फोन का। हाँ, हम लोग किस पॉइंट पे थे? हम लोग थे इम्प्लीकेशन पे। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है परिणाम। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है आफ्टर इफेक्ट। तो अगर किसी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट होगा, अगर किसी कंट्री में फिस्कल डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला था? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर तो पूरा लेंगे, लेकिन जब रिसीट रिसीट लेंगे तो उसे माइनस कर देंगे बोरोइंग या लोन, क्योंकि वो हमारे मेहनत का, हमारे हक का, हमारे अधिकार का पैसा है ही नहीं, तो उसको हटा दो। तो अगर मान लो सरकार, ये वाले पुराने जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें कितना आया था, 1300 या 1200 करोड़ समथिंग कुछ का डेफिसिट आया था, है ना? तो ये जो डेफिसिट आया है, इसके परिणाम क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, वो लिखा हुआ है। तो पहला लिखो डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप, डेफिसिट का मतलब होता है कमी। तो हम लोग जो पुराना एग्जांपल लिए थे 1200 1300 करोड़ समथिंग कुछ का, हाँ 1500 माइनस 300 करोड़, 1200 करोड़ का ये आया था, क्या आया था? फिस्कल डेफिसिट आया था। तो अब वो फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? हम लोन लेंगे, क्योंकि अगर हमारा कंट्री 1200 करोड़ के घाटे में चल रहा है तो उससे रिकवर होने के लिए हमें लोन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है इसका इम्प्लीकेशन? अगर हम लोग लोन लेते जाएंगे तो हम लोग वो कर्ज के या लोन के शिकंजे में फंस जाएंगे, डेप्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। कैसे डेप्ट ट्रैप में फंसेंगे? मान लो हम लोग लिए रशिया से लोन, तो रशिया से हम लोग लोन लिए, और जब वो पे करने की बारी आई हमारी, तो हमारे पास तो पैसा था नहीं, तो हम किसी चाइना से, किसी और दूसरे देश चाइना से लोन लेके उनको रीपे करे। फिर जब चाइना की बारी आई, चाइना को लोन वापस करने का, तो हम लोग और कहीं और कोई दूसरे कंट्री से जाके लोन ले लिए। तो इससे क्या हो रहा है? हम लोग कर्ज के तले दब जा रहे हैं, कर्ज के शिकंजे में दब जा रहे हैं, वो ट्रैप में हम फंस जा रहे हैं। तो सबसे पहला इंप्लीकेशन ये है कि अगर हमारे कंट्री में क्या बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट होगा, अगर हमारे कंट्री में फिस्कल डेफिसिट होगा तो इसका जो सबसे बड़ा परिणाम होगा, नहीं 2 मिनट रुको, हाँ, अगर अगर हमारे कंट्री में फिस्कल डेफिसिट होगा तो इसका सबसे बड़ा बड़ा परिणाम ये होगा, इंप्लीकेशन ये होगा कि हम डेप्ट ट्रैप में फंस जाएंगे। हमारा सरकार यहाँ से लोन लेगा, वो दूसरे पार्टी को पे करेगा, वहां से लोन लेगा, तीसरे पार्टी को पे करेगा, तो हम ओवर एंड ऑल किस में फंस जाएंगे? डेप्ट ट्रैप में फंस जाएंगे, कर्ज के तले दब के रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका इंप्लीकेशन लिखो, डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप का पॉइंट लिखो, गवर्नमेंट टेक्स लोन टू रीपे, गवर्नमेंट टेक्स लोन टू रीपे अर्लियर लोन। सरकार लोन लेगा, सरकार क्यों लोन लेगा? कि वो आगे जो पहले कभी पे किया था, पहले कभी लोन लिया था उसको पे करने के लिए। मतलब एक का टोपी दूसरे का सर, कि एक से लोन लिए, उसको जब पे करने की बारी आई हम किसी दूसरे कंट्री से लोन लेके पे करें, फिर जब वो दूसरा कंट्री मांगा हम किसी तीसरे कंट्री से लोन लेके पे किए। तो इसको बोलते हैं डेप्ट ट्रैप, हम लोग डेप्ट ट्रैप में फंस के रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट टेक्स लोन टू रीपे अर्लियर लोन, गवर्नमेंट क्या करेगा? लोन लेगा कि वो अपने पहले के लोन को रीपे करे। Fiscal deficit indicates the total borrowing requirement. Fiscal deficit indicate the total borrowing requirement of government. ठीक है, यहां तक हो गया। अगले पे आते हैं। अगला है इन्फ्लेशन। अगला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब भी सरकार फिस्कल डेफिसिट में रहता है तो सरकार को ये लगता है कि क्या ही लोन लेते रहेंगे, हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम डूबेगा कि ये कंट्री 50 जगह से लोन लिया, इधर से लोन उधर से लोन। तो सरकार को लगता है एक काम करते हैं, लोन नहीं लेते हैं, हम आरबीआई को बोलते हैं कि तू अपना मिनिमम रिजर्व सिस्टम तो मेंटेन कर लिया है, तो उसके ऊपर नोट छापते रहे, फटाफट तू नोट छाप के दे, तो हमारे पास जितना भी कमी हो रहा है, जितना भी डेफिसिट, अपने एग्जाम्पल में कितने का डेफिसिट हो रहा था? 1200 करोड़ का। तो जितने का भी डेफिसिट हो रहा था तू 1200 करोड़ प्रिंट करके दे दे। उस प्रिंट वाला पैसा जो भी न्यू करेंसी आएगा, सर्कुलेट होगा मार्केट में, उससे हम जो भी अपने 1200 करोड़ का लॉस हुआ उसको राइट ऑफ करेंगे। तो सरकार को सबसे ज्यादा जो सूझता है वो ये है कि उसको लगता है क्या ही लोन लेते रहेंगे, एक काम करेंगे, नया करेंसी इशू कर देंगे। अब देखो, मार्केट में नया करेंसी इशू करना कोई मजाक की बात नहीं है। अगर मार्केट में ज्यादा पैसा इशू होगा, मार्केट में नया करेंसी, ज्यादा से ज्यादा करेंसी अगर सर्कुलेट होगा, तो हम लोग इसको बैंकिंग चैप्टर के अंदर भी पढ़े थे। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा नोट छपेगा तो इससे क्या हो जाएगा? लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा। हर लोग डिमांड करेंगे कि मेरे को भी ये सामान चाहिए, मेरे को भी ये सामान चाहिए, ऐसे करके बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे। और जब कंट्री में डिमांड किसी भी चीज का ज्यादा हो जाता है और हमारे पास सप्लाई तो लिमिटेड है, क्योंकि ह्यूमन का वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब उनको रिसोर्सेज मिल गया, पैसा बिल्कुल ऐसा छपाया जा रहा है, जिनको जितना पैसा चाहिए उतना मिल गया। तो इससे होता क्या है? कंट्री में महंगाई छा जाता है। महंगाई क्यों छाया?
क्योंकि रिसोर्स रखा है कम। मान लो 10 बॉटल बना के तैयार किया है सेलर, पूरे कंट्री में 10 बॉटल बना के तैयार किया है, और सबके पास पैसा है, तो सब खरीदने के लिए तैयार हो, बोल रहे हैं मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा। और 100 रुपए का बॉटल कोई 1000 में खरीद रहा है, कोई 2000 में खरीद रहा है, कोई 3000 में खरीद रहा है। तो इससे क्या हुआ, 100 रुपए का बॉटल 1000 में चला गया, 2000 में चला गया। तो इससे कंट्री में महंगाई हो जाता है। तो अगर नोट छाप भी दिए, तो छापने से उसका एक आफ्टर इफेक्ट ये हो जाता है कि कंट्री में महंगाई आ जाता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो फिस्कल डेफिसिट का दो परिणाम क्या है, एक तो अगर हम लोग लोन लेते रहेंगे तो कर्ज के तले दब जाएंगे, चलो लोन नहीं लिए, दूसरा नोट छापना चालू किए, तो नोट छापना भी अगर चालू किए तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि कंट्री में पैसा ज्यादा सर्कुलेट हो जाएगा, और जिस कंट्री में पैसा ज्यादा सर्कुलेट हो जाता है वहां पे वहां के लोगों का डिमांड बढ़ जाता है, और जब डिमांड वहां के लोगों का बढ़ गया, और रिसोर्सेस तो मतलब वो जो सप्लाई है चीजों का वो तो लिमिटेड है, तो इस वजह से 10 रुपए का सामान 100 में, 1000 में, 2000 में बिकना चालू हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट है। तो फिस्कल डेफिसिट का एक इसका इम्प्लीकेशन ये भी है कि सरकार नोट छापता है तो उससे इन्फ्लेशन हो जाता है। लिखो ये पॉइंट, आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट डेफिसिट रिक्वायरमेंट। आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट डेफिसिट रिक्वायरमेंट। आरबीआई क्या करता है, जितना डेफिसिट हुआ, अपने एग्जांपल में 1200 करोड़, तो उतने का डेफिसिट हुआ, तो उतने को ठीक करने के लिए आरबीआई नोट छापना चालू कर दिया। तो इससे होता क्या है, कॉमा, इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई एंड क्रिएटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो जितना ज्यादा पैसा छपेगा उतना लोगों को इजिली एक्सेसिबल होगा पैसा, और जब ज्यादा पैसा मार्केट में फ्लोट होगा तो हर सामान का कीमत बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब आते हैं तीसरा। तीसरा इम्प्लीकेशन ये देखा जाता है किसी भी कंट्री में जहां फिस्कल डेफिसिट होता है, वहां ये देखा जाता है कि जो जो कंट्री लोन लेके रखा है अपना फिस्कल डेफिसिट का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अलग अलग देश से लोन लिया है, तो उनके उनके ना हमें मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें लोन दिया हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें लोन दिया हूँ, लेट से 10,000 रुपए का लोन दिया हूँ, और तुम्हारे कोई दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। बेस्ट एग्जाम्पल पाकिस्तान का जो रियल में हुआ है। हम लोग क्या करे थे, बहुत पहले की बात है, हम लोग यूएसए से बहुत ज्यादा लोन लिए थे, क्योंकि हम अपना डेवलपिंग नेशन को और थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे थे, नए नए चीज लगाना था, तो हमारे पास पैसा था नहीं, नोट छापते तो इन्फ्लेशन हो जाता, तो हम यूएसए से बहुत करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए लोन लेना चालू कर दिए। और उसी टाइम में जो हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, ये बहुत हमारे ऊपर हमला करना चालू कर दिया, ये फेंक रहा है, वो फेंक रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, इतने को मार रहा है, इतने को पकड़ रहा है, ऐसा बहुत हद ही मचा के रख दिया। तो हम लोग चाहते तो क्या करते पता है, कि एक बार में कुछ अपना रफाल वगैरह छोड़ दे, मर जाता, खत्म हो जाता, और रफाल नहीं भी था तो अपने पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट थे, इतने तो थे कि हम लोग पाकिस्तान को ऐसी की तैसी कर सकते थे। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। क्यों नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, पाकिस्तान के ऊपर जो हाथ था ना, वो था यूएसए का, और हम यूएसए से लोन लेके रखे हैं। तो जिससे हम लोन लेके रखे हैं, हम उसका दोस्त को तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जहां हम उसके दोस्त को कुछ करना चालू किए, वहां तुरंत यूएसए बोलेगा ला मेरा लोन वापस कर। तो हम लोग कहाँ से ला पाएंगे, वैसे ही हम डेफिसिट में चल रहे हैं, ऊपर से अलग अलग कंट्री से लोन लेके रखे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, कोई भी देश अगर किसी कंट्री से लोन लेता है, तो उसके ना कर्ज तले उसको दबना पड़ता है, और उसका बात मानना पड़ता है, भले ही वो गुस्से में हो, वो किसी दूसरे देश के साथ लड़ना भी चाह रहा हो, लेकिन जो हमें लोन दिया है वो बोल रहा है कि पाकिस्तान को कुछ होना नहीं चाहिए, पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ना मत तुम लोग, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम लोग उनके कर्ज के तले दबे हैं। तो यही लिखा है फॉरेन डिपेंडेंस। हमारा जो इंडिया जैसा कंट्री रहा है वो बहुत ये फेस किया है, कि हम यूएसए से ले लिए थे, यूएसए और पाकिस्तान का अच्छा जमता था, तो यूएसए और पाकिस्तान का जब अच्छा जमता था, तो इससे ये इसका इल इफेक्ट ये देखा गया कि हम लोग चाह के भी पाकिस्तान को मार नहीं पाए, कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही हम कुछ करने चले, तो फिर वहां से वो डायरेक्ट बोलेगा कि ऐसा कुछ मत करो, करोगे तो मेरे को लोन वापस कर दो। तो इसी वजह से फॉरेन कंट्रीज के प्रति हमें डिपेंडेंस रहना पड़ता है, हम इंडिपेंडेंट नहीं रहते, हमें उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये है पॉइंट। बोलो, ये आया समझ में जो मैं बताया फॉरेन डिपेंडेंस? बुक में उतना ना डेप्थ में नहीं लिखा है। ठीक, बाकी लोग को नहीं आया, मैं एक बार और बताऊं? आया? ठीक, ठीक है। तो फॉरेन डिपेंडेंस वही बोलते हैं, उसका मीनिंग लिख लो, फॉरेन डिपेंडेंस, गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेजेस फॉरेन डिपेंडेंस। देखो इसमें बस ना बहुत शॉर्ट में लिख दिया है फॉरेन डिपेंडेंस, अब कोई ऐसे ही पढ़ रहा है उसको समझ भी नहीं आएगा कि क्यों फॉरेन डिपेंडेंस होगा। तो इसका मेन वो जो पॉइंट अभी मैं बताया कि एक देश से लोन लिया तो उसका बात हमें सुनना पड़ता है, तो वो यही वाला पॉइंट है।
कि अगर गवर्नमेंट लोन लेके रखा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है हमारे देश को छोड़ के बाकी अलग अलग कंट्री जिससे भी लोन लिया है उससे लेके रखा है, तो उससे क्या होगा, इससे रेज होगा फॉरेन डिपेंडेंस। हम लोग फॉरेन कंट्री के प्रति हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उनका बात हमें सुनना पड़ेगा। और लास्ट लिखो, हैम्पर हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। ये इसके इम्प्लीकेशन है, फोकस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर का इम्प्लीकेशन आ जाता है, पूछ लेता है कि बताओ रेवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशन, बजटरी डेफिसिट का इम्प्लीकेशन क्या, फिस्कल डेफिसिट का, प्राइमरी डेफिसिट का, तो ऐसा पूछ लेता है, उसके लिए तैयार रहना है। अब लास्ट पे आते हैं हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ। हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ का मतलब क्या है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल के टाइम में क्या होता है, जो भी न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं या जिनका भी जॉब वॉब लग जाता है, उन लोग एक नया घर खरीदने का सोचते हैं, चलो एक नया घर खरीदेंगे, लेकिन घर का कीमत बहुत ज्यादा रहता है। अगर ऐसा थोड़ा बड़े बड़े सिटीज वगैरह में जाओ तो करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए में रहता है, तो उन लोग प्रेफर ये करते हैं कि हम ईएमआई में खरीद ले, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में, कि हर महीने छोटा छोटा ईएमआई चलता जाएगा चलता जाएगा। अभी तो ये भी ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोग अपना कितना शादी उदी इतना ग्रैंड जो सेलिब्रेशन करते हैं वो चार लोग को दिखाने के लिए, बाद में उन लोग बोलते ही हैं कि ये सही नहीं बना, वो सही नहीं बना, उसमें नमक कम था, ये कम था, फिर भी हमारा सोसाइटी क्या है उसको, मतलब हमारे लोग क्या इंडियंस की उनको दिखाना है, शोबाजी करना है, तो उन लोग अपने मैरिज को भी क्या करते हैं, इतना ग्रैंड करते हैं कि उसके लिए अपना पूरा जिंदगी भर का सेविंग ऐसी की तैसी कर देते हैं, ऊपर से ईएमआई ले लेके कर देते हैं ये काम वो काम। बाद में उनको पता चलता है जब सारा मैरिज उरेज खत्म हुआ, सिमिलरली अगर मान लो कोई घर उर भी ईएमआई में खरीद लिया तो पहले तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर महीने अपना जब सैलरी क्रेडिट होता है अकाउंट में, तो सबसे पहले सारे ईएमआई के ट्रांजेक्शन कट हो जाते हैं। अगर घर खरीदे हैं तो घर का ईएमआई चला जाएगा, कुछ टैबलेट खरीदे हैं टैबलेट का ईएमआई चला जाएगा, तो ऐसे मल्टीपल जगह ईएमआई चला जाता है। तो इससे होता क्या है, वो पर्सन अपना खुद का ग्रोथ कर ही नहीं पाता है, वो तो पूरा टाइम बस ईएमआई देने में ही उसका निकल जाता है, टाइम पैसा एफर्ट्स। वैसे ही सिमिलरली हमारा देश का जो सरकार है, अगर मान लो वो करोड़ों रुपए किसी कंट्री से लेके रखा है, तो उसको वो तो पे करना ही है, प्रिंसिपल प्लस सूद समेत इंटरेस्ट भी पे करना है उसको। तो इसमें होता क्या है, कोई भी कंट्री अपना खुद के कंट्री का ग्रोथ कर ही नहीं पाता है, वो तो जितना कमाता है वो बस अपने लोन में ही देने में निकल जाता है, इंटरेस्ट देने में निकल जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में निकल जाता है, तो अपने कंट्री का वो ग्रोथ कभी कर ही नहीं पाता है। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट नहीं नहीं लेना चाहिए कंट्री में, क्योंकि अगर लेंगे तो इतने सारे प्रॉब्लम, पहले तो हम कर्ज के तले दब जाएंगे, दूसरा छापना अगर चालू कर दिए नोट तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगा, जिस कंट्री से भी लोन लेके रखे हैं उसके तले हमें दब के रहना पड़ेगा। फोर्थ, हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ, मतलब फ्यूचर में हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जितना कमाएंगे हम तो पूरा उसको लोन देने में ही निपटा देंगे, प्रिंसिपल इंटरेस्ट के हिसाब में चला जाएगा, तो इसीलिए लिखा है हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ। तो इसीलिए वो चार लोग को दिखाने के लिए ऐसा शानदार नहीं करना है, नहीं तो फिर पूरा ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो बोरोइंग इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो जो लोग लोन लिया उन लोग तो नहीं पछताते, लेकिन आगे का जनरेशन पछताता है। जैसे हमारी कंट्री में बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे तुम लोग रिलेट भी कर पाओगे, हमारे कंट्री में अगर मैं पेट्रोल का एक्चुअल प्राइस बताऊं, इसमें से जो भी वैट वूट लग रहा है सब हटाने के बाद, ये होना चाहिए 50 रुपए प्रति लीटर, 1 लीटर 50 रुपए में मिलना चाहिए। लेकिन हमारे कंट्री में ये जो 50 रुपए उसकी जगह 101 रुपए, 105 रुपए, 103 रुपए, ऐसा क्यों इतना ज्यादा रेट लग रहा है? क्योंकि हमारा देश का जो सरकार है वो पहले के टाइम में बहुत पहले के टाइम में बाहर बाहर कंट्री से बहुत बोरोइंग लेके रखा है, बहुत लोन लेके रखा है। तो अभी उसका मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट मतलब जब वादा किया था रीपेमेंट करने का, तो अभी कुछ साल से वो रीपेमेंट का टाइम चल रहा है। तो सरकार जो इतने साल पहले लोन लिया था, जो पुराना सरकार है, जो भी XYZ सरकार था, वो गलती किया, और उसका गलती कौन भुगत रहा है? आज का जनरेशन, क्योंकि इतने जो करोड़ों अरबों रुपए का लोन लेके पुराने वाले सरकार लोग कहाँ रखे क्या किए भगवान जानता है। तो उससे हुआ क्या इम्प्लीकेशन, अभी जब उसका मैच्योरिटी डेट चल रहा है कि अभी कुछ सालों में हमें पे करना है, तो सरकार को ना चाहते हुए भी ये सब सामान का रेट बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार जब भी सामान का रेट बढ़ाएगा, मान लो कोई अल्कोहल हो गया, 100 रुपए का अल्कोहल 500 रुपए में दे रहा है, तो सरकार जितना ज्यादा प्राइस बढ़ाएगा उतने बीच का जो अमाउंट है उसको वो लोन रीपेमेंट पे लगा पाएगा। इसीलिए हमारे देश में पेट्रोल का प्राइसेस बहुत इतना ज्यादा जो बढ़ गया है, ऑलमोस्ट बोल सकते हो जस्ट डबल ही हो गया इसका। तो उसके मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि इसमें से एक रीजन ये है, ऐसे तो बहुत सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, एक रीजन ये है कि हमारा जो पुराना सरकार था वो बहुत जगह से मल्टीपल जगह से अलग अलग लोन लेके रखा था, और अब ये कुछ सालों में हमें उन्हें रीपे करना है वो सारे लोन्स को। तो रीपे करने के लिए पैसा इकट्ठा कहाँ से होगा? पब्लिक के पास से। इसीलिए पब्लिक को 10 का सामान 100 में बेचा जा रहा है, 50 का पेट्रोल 100 में बेचा जा रहा है, कि जो भी उसका बीच का जो मार्जिन होगा इसको हम लोग यूटिलाइज कर पाए अपने जो भी लोन लेके रखे हैं उसमें।
तो इसीलिए सरकार कौन था, पुराना सरकार, वो लोन लिया था। भुगत कौन रहा है, ये वाला सरकार प्लस ये वाला अभी का जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वो भुगत रहा है। अगर मान लो अभी के टाइम वाला सरकार भी लोन लिया तो उसको कौन भुगतेगा, हमारे आगे के जो जनरेशन है वो भुगतेंगे। तो यही वाला पॉइंट है कि फ्यूचर का ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। बताओ ये चारों पॉइंट क्लियर, डेब्ट ट्रैप, इन्फ्लेशन, फॉरेन डिपेंडेंस, हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, रुको एक पॉइंट और कर लेते हैं, 5 मिनट है अपने पास। अगला लिखो, सोर्सेस टू ब्रिज फिस्कल डेफिसिट। सोर्सेस टू ब्रिज फिस्कल डेफिसिट। हाँ, बाकी जो प्राइमरी डेफिसिट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, एक पॉइंट बस अभी ये लिख लेते हैं, सोर्सेस टू ब्रिज फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब है मेजर्स, जो मेजर्स होता है ना कि फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए दो तरीका अपनाया जा सकता है। क्या दो तरीका है, दोनों ही हम डिस्कस कर लिए, बस एरो करके लिख लो कौन सा दो तरीका है। तो पहला तरीका है कि सरकार बोरोइंग ले ले। बोरोइंग का मतलब होता है उधारी। और दूसरा तरीका है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, किसी चीज की कमी, उसको बोलते हैं डेफिसिट। और फाइनेंसिंग का मतलब होता है भरना, कमी भरना। जैसे मान लो, पहले लिख लो फिर मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। सोर्सेज टू ब्रिज फिस्कल डेफिसिट का दो क्लासिफिकेशन करो। ये टॉपिक का मतलब है अगर कंट्री में फिस्कल डेफिसिट हो गया तो सरकार इसको ठीक कैसे करेगा। तो इसके दो ब्रांच है, या तो सरकार बोरोइंग ले ले, मतलब उधारी ले ले, और दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग करवा ले। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, डेफिसिट मींस कमी, फाइनेंसिंग मतलब फुलफिलमेंट, जो कमी है उसको फुलफिल करो। तो अपने एग्जाम्पल में कितने का फिस्कल डेफिसिट हुआ था, 1500 करोड़ माइनस 300 करोड़, 1200 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था। तो ये 1200 करोड़ को फुलफिल करने के लिए, ये घाटा भरने के लिए सरकार दो काम कर सकता है, या तो किसी बाहर के देश से 1200 करोड़ का लोन ले ले, और दूसरा आरबीआई को बोले कि 1200 करोड़ का नोट छापे। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, कितना कमी है 1200 करोड़, उसके लिए फुलफिल कर रहे हो। तो फुलफिल कैसे करेंगे, आरबीआई को बोलेंगे नोट छापने। तो आरबीआई के पास जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है 200 करोड़ का, जिसमें 115 करोड़ का जो हम लोग गोल्ड वगैरह सब पॉइंट पड़े थे, तो आरबीआई वो सब देखकर नोट छापना चालू कर देता है। एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि फिस्कल डेफिसिट के दो तरीके तो हैं, एक है बोरोइंग, एक है डेफिसिट फाइनेंसिंग। दोनों में से जो बेस्ट है वो कौन सा है, तो दोनों में से जो बेस्ट है ना वो है बोरोइंग। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर मान लो कोई कंट्री नोट छापना चालू करता है, नोट छापने से आता है इन्फ्लेशन। अभी हम लोग डिटेल में पढ़े भी थे कि नोट छापेंगे तो इन्फ्लेशन आना चालू हो जाएगा, लोग के पास ज्यादा पैसा आएगा। जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा उतना उन लोग डिमांड करेंगे, और डिमांड अपना बढ़ता जाएगा, सप्लाई अपना लिमिटेड है, तो 10 का सामान 100 में बिकेगा। तो अगर सरकार नोट छापना चालू किया तो इससे क्या आ जाएगा, इसका इल इफेक्ट है, इसका जो खराब परिणाम है वो ये देखा जाता है कि कंट्री में महंगाई आ जाता है। और कभी भी किसी कंट्री में महंगाई आता है ना, तो वो ऐसा नहीं कि एक दिन एक हफ्ते, ऐसा कई सारे कंट्री में, हमारे इंडिया जैसा कंट्री में 2008 के टाइम में रेसेशन पीरियड आया था। तो रेसेशन पीरियड 2-3 साल चला था, जो रेसेशन पीरियड है। वैसे अगर इन्फ्लेशन किसी कंट्री में आ जाता है, अगर बहुत गंदे से इन्फ्लेशन आए कि सबके पास बिल्कुल हैंडी है कैश, सब डिमांड कर रहे हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, सप्लाई बिल्कुल हमारा रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऐसे भी कई कंट्री में देखा गया है कि 6 से 7 साल तक इन्फ्लेशन बना हुआ रहता है। तो सोचो ऐसे कंट्री में 6 से 7 साल तक अगर महंगाई बना हुआ रहेगा तो कितने अमीर लोग गरीब बन जाएंगे, कितने सारे लोग का पैसा ऐसा खर्चा होता जाएगा, 100 का सामान 1000 में दे रहे हैं, 1000 का सामान 5000 में दे रहे हैं। तो इसीलिए जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का हिंदी में मतलब होता है आरबीआई को बोलना और नोट छपवाना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बाय सेंट्रल बैंक। इसको बेस्ट नहीं माना जाता, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में ये हो गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग हुआ, तो इससे महंगाई हो जाएगा। और महंगाई ऐसा भी देखा गया है कि वो 5-5 7-7 साल तक महंगाई रहता है, तो इसीलिए इसको खराब सोर्स माना जाता है। जबकि बोरोइंग ले लो, दूसरे देश से लोन ले लो, और अगर हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम लोग पे कर पाए नेक्स्ट ईयर का, जो भी हम लोग इतना कमा पाए, इतना अच्छा हमारा अर्निंग हो जाए, तो हम निपटा देंगे जो भी बोरोइंग वगैरह है, तो एटलीस्ट हम निपटा तो देंगे। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग में तो सालों साल तक उनका उनका वो रहेगा, महंगाई बना हुआ रहेगा। इसीलिए बोरोइंग को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि अगर हम इतने कैपेबल हैं तो हम अगले साल अच्छा अर्निंग करके जो भी जिसका लोन उन्हें वो 1-2 साल में निपटा देंगे। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग का कोई भरोसा नहीं कि अगर महंगाई आया है तो वो कितने ही साल चलेगा, 1 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, और इसको वापस ठीक करने में बहुत प्रॉब्लम होता है।
तो इसीलिए सोर्स टू ब्रिज अप में दो है फिजिकल डेफिसिट को ठीक करने का, एक है बोरोइंग, एक है फिजिकल डेफिसिट। बोरोइंग को बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि बोरोइंग मतलब लोन ले रहे हैं, और लोन अगर हम ले रहे हैं तो अगर हम कैपेबल रहे तो 1-2 साल में निपटा देंगे। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब वो कमी को फुलफिल करना, उसके लिए प्रिंटिंग करेंगे, प्रिंटिंग में महंगाई बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा सामान, और जब बहुत महंगा हो जाएगा तो आने वाले कई सारे साल तक इसका इफेक्ट देखा जाएगा। तो इसीलिए बेस्ट है बोरोइंग। आया समझ में? बताओ, बेस्ट है बोरोइंग। आया क्या? ठीक है, अब एक लास्ट बस पॉइंट समझ लो, फिर हम लोग ये टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। एक बस छोटा सा पॉइंट बच गया है। देखो अभी हम लोग पढ़े फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स जैसा कई लोग को लगता है, बट बिल्कुल मतलब मैं तो इसको इलॉजिकली मानता हूँ, बट फिर भी ठीक है, सुनो थोड़ा ध्यान से। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था? फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। लेकिन टोटल रिसीट में हम लोग बोरोइंग को हटा देते हैं, बोरोइंग को हम हटा देते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि कितना हमारा अधिकार है, किसमें हम मेहनत किए हैं, बस वही पैसे को लेंगे। तो वही अपना एग्जाम्पल पुराना हाल लेते हैं। जब हम लोग इसमें 1500 करोड़ में माइनस कर दिए थे 300 करोड़, वो जो पुराना एग्जाम्पल था, तो इसका आंसर आया था 1200 करोड़। 1200 करोड़ का मतलब है हम 1200 करोड़ के डेफिसिट में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। अब इसको ठीक करने के लिए देखो, फिजिकल डेफिसिट कितना है हमारा? 1200 करोड़। तो 1200 करोड़ को ठीक करने के लिए हम क्या लेंगे? दो ऑप्शन है अपने पास, या तो डेफिसिट फाइनेंसिंग नोट छपवा लो, और या दूसरा क्या है, बोरोइंग करवा लो। तो हम लोग को कितने का, अगर हम, और दोनों में से बेस्ट क्या माना जाता है? बोरोइंग बेस्ट माना जाता है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया? 1200 करोड़। तो हमें वो कितना लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, बोरोइंग। बोरोइंग हमें कितना लेना पड़ेगा? 1200 करोड़। तभी तो हम इक्वल पोजीशन में पहुंच पाएंगे ना, जैसे थे वैसे पहुंच पाएंगे। घाटा है 1200 करोड़ का, लोन भी कितना लेना पड़ेगा? 1200 करोड़ का। तो फिजिकल डेफिसिट को ठीक करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? बोरोइंग। तो इसीलिए ये फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग, कि जितने का फिजिकल डेफिसिट होगा उतना हमारा बोरोइंग होगा। तो बुक में भी यही वाला पॉइंट बताया है कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट मैं तुम लोग को एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि फिजिकल डेफिसिट 1200 करोड़ का है। उसको ठीक करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करवा लो या तो बोरोइंग करवा लो। डेफिसिट फाइनेंसिंग तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत सारे साल तक देखा जाता है, लेकिन जो अपना बोरोइंग है वो हम कर सकते हैं, अगर कैपेबल हुए तो 1-2 साल में वापस भी कर देंगे। तो बोरोइंग कितना लेना पड़ेगा हमें? 1200 का। तो 1200 1200 दोनों कॉमन है, तो हम फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग बोल रहे हैं। आया समझ में? बताओ ये फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग। बोलो बोलो, फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग क्यों है? आइडिया क्लियर है? बाकी लोग कोई डाउट? एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ, डाउट लग रहा है तो। बहुत सिंपल सा है। कंट्री में 1200 करोड़ का घाटा हुआ है, ठीक है? कितने करोड़ का घाटा हुआ है? 1200 करोड़ का। इसको ठीक करने के लिए कंट्री क्या लेगा? दो ऑप्शन है, या तो बोरोइंग करेगा या तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग तो खराब रहता है, उसको छोड़ दो क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत सारे साल तक दिखता है। तो सरकार क्या करेगा? बोरोइंग को बेस्ट ऑप्शन मानता है। बोरोइंग कितने का कर रहा है? 1200 करोड़ का। तो जितने का घाटा उतने का बोरोइंग, तो दोनों ही कॉमन हो गया। तो हम लोग इसलिए फॉर्मूला बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग, कि जितने का घाटा होगा उतने का हमें बोरोइंग लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर? यही बस अपना आज का लास्ट टॉपिक है। और बाकी लोग क्लियर? क्लियर, ठीक है। ठीक है चलो, तो यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। होप सो इतना सबको समझ आ गया होगा, रिवीजन कर लेना, बाकी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।